नमस्कार दोस्तों। एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी क्लासेस में जो हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें अंग्रेज़ों की भारत विजय में हम लोगों ने अब तक बंगाल विजय की चर्चा की। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मैसूर 4 युद्धों के बाद मैसूर जो दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था उस पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। अब दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति है जो एक समय ऐसा लगा था कि उत्तर भारत और पूरे भारत पर राज करेगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं इतिहास में घटित होती हैं और वह दक्षिण तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में अंग्रेज़ों के लिए वह एक चुनौती का प्रमुख कारण बनते हैं। आइए आज उसी के बारे में बात करते हैं, मराठा साम्राज्य और किस प्रकार से मराठा साम्राज्य ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी और दक्षिण भारत में इनके शक्ति विस्तार के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। आप देखेंगे यदि मराठा साम्राज्य को तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के बीच का लगभग 45 से 50 साल है, जहां पर आपको अंग्रेज़ और मराठों के बीच में संघर्ष स्थिति देखने को पड़ती है। 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठों की एक बुरी तरीके से हार होती है, उस युद्ध ने इस बात का निर्णय करने के बजाय कि भारत पर कौन राज्य करेगा, इस बात को अधिक रूप से स्पष्ट किया कि भारत पर कौन कौन राज नहीं करेगा। और यह बात तय थी कि अब भारत में मुग़ल और मराठों का साम्राज्य नहीं रहेगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष। तो बहुत पूर्व में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से ही, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। चैनल पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और कुछ और भी आपको लग रहा है कमी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। आइए देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं मराठों की प्रारंभिक स्थिति, है ना, कि उस समय मराठों की प्रारंभिक स्थिति क्या थी। तो पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है मराठों की पराजय हुई थी, है ना, ठीक। अफगान था अहमद शाह अब्दाली, ठीक, उसी के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में जब सभी प्रमुख जो मराठे थे वो मारे जाते हैं, उसके बाद माधवराव पुनः मराठा साम्राज्य को एकत्रित करके एक मजबूत साम्राज्य बदलने का प्रयास करते हैं। 1761 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक माधवराव मराठा साम्राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में तब्दील करते हैं। लेकिन अब मराठे जो है सिर्फ दक्षिण तक स्थिर रहते हैं। 1773 ईस्वी में नारायण राव जो माधवराव की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठते हैं, इनकी हत्या इनके चाचा रघुनाथ राव द्वारा करवा दी जाती है। और देखिए यही पारिवारिक कलह ही अंग्रेज़ों को मराठा साम्राज्य में घुसने का या प्रवेश करने का या इंटरफेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। तो नारायण राव जो माधवराव के लड़के हैं, पुत्र हैं, जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है 1773 ईस्वी में नारायण राव गद्दी बैठते हैं, लेकिन इनके चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें इतिहास में राघोबा के नाम से भी जाना जाता है, या राघोबा भी कहीं कहीं लिखा होता, कन्फ्यूज नहीं होंगे, है ना, तो राघोबा ने करवा दिया, ठीक। हत्या हो गई, लेकिन हत्या होने के बाद भी रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाते, ठीक। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मराठे मतलब सिर्फ एक मराठे नहीं है, आप पहले ही पढ़े होंगे, इसमें सिंधिया हैं, होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, ये सब मिल करके मराठों का क्या है, दक्षिण भारत में अपना एक संयुक्त प्रक्रम है। तो नारायण राव की मृत्यु तो हो जाती है, राघोबा नारायण राव की हत्या करवाते हैं कि अब उन्हें पेशवा बना दिया जाता है, लेकिन फिर मराठे अपने पेशवा के रूप में नारायण राव के पुत्र को ही स्वीकार करते हैं, मतलब राजा का लड़का ही राजा बनेगा, उसी कॉन्सेप्ट पर। तो माधव नारायण राव को पेशवा घोषित कर दिया जाता है, ठीक। अब रघुनाथ राव अंग्रेज़ों की शरण में चले जाते हैं कि हमें पेशवा बनाइए, ठीक। तो अंग्रेज़ पूछते हैं बदले में हमें क्या मिलेगा। तो इनके बीच में एक पैक्ट होता है, एक संधि होती है, जिसे सूरत की संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो सूरत की संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बिना एक भी युद्ध हुए पहले ही संधि हो जाती है, ठीक। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। और अगर देखा जाए तो यह संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच में हुई, ठीक। चूँकि रघुनाथ राव भी मराठे हैं, तो मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में होने वाली पहली संधि सूरत की संधि है। और इसी संधि के कारण ही पहला आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए इस पैक्ट में क्या क्या डिसाइड किया जाता है।
कि रघुनाथ राव को पेशवा का पद मिलेगा और उसके बदले वह अंग्रेज़ों को नजराना देंगे, है ना, कुछ टैक्स है, नजराना पैसा देंगे। और साथ ही थाने सालसेट बेसिन का क्षेत्र भी अंग्रेज़ों को दिया जाएगा। और वर्तमान समय में गुजरात, जो उस समय बम्बई प्रांत में ही आता था, उसमें स्थित सूरत और भड़ोच का राजस्व भी अंग्रेज़ों को दिया गया, है ना। सूरत और भड़ोच का रेवेन्यू पूरा अंग्रेज़ों को दे दिया गया। थाने सालसेट और बसीन पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार इस संधि के तहत, लेकिन अभी हुआ नहीं है, ये दे दिया जाएगा कब, जब रघुनाथ राव पेशवा बनेगा तब, ठीक। अब रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के उद्देश्य से ही जो है अंग्रेज कटिंग के नेतृत्व में मराठों पर आक्रमण करते हैं। तो पहला युद्ध यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में। 18 मई 1775 ईस्वी में आरस के मैदान में युद्ध होता है। एक तरफ मराठा शक्ति है, दूसरी तरफ अंग्रेज हैं, और अंग्रेजों का नेतृत्व यहाँ पे कौन करता है, कर्नल किटिंग, ठीक। मराठों की इसमें पराजय होती है और परिणाम स्वरूप पुरंदर की संधि होती है, पुरंदर की संधि होती है, ठीक। अभी भी मराठों का पूना पर अधिकार बचा रहता है ना, पूना इनके पास रहता है संधि के तहत ही, ठीक। और एक बात और देखिएगा, ये जो सूरत की संधि है, यहाँ भी अंग्रेजों में कहीं ना कहीं पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन की कमी है, कोई एक केंद्रीय शक्ति नहीं है। और यहाँ पर दो प्रमुख अंग्रेजों की सरकारों की बात होती है। जैसे ये जो सूरत की संधि हुई है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बम्बई सरकार, बम्बई सरकार और राघोबा के बीच में, मतलब अंग्रेजों की ही बम्बई में जो सरकार है उससे। और इस संधि से जो कलकत्ता की सरकार है अंग्रेजों की, वो खुश नहीं थी, ठीक है। जो कलकत्ता की सरकार थी वह खुश नहीं थी, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए, जब कर्नल किटिंग और मराठों की पराजय हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है, पुरंदर की संधि होती है, ठीक। एक चीज़ और समझिएगा, यह जो पुरंदर की संधि है, इसका इस युद्ध से मतलब नहीं है। मराठे पराजित हो गए, ठीक, और बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूना पर मराठों का अधिकार अभी भी क्या सुरक्षित बना रहता है ना। बाद में ये युद्ध का परिणाम नहीं पुरंदर की संधि, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, है ना। बाद में मराठे जो होते हैं वह कलकत्ता सरकार से, जो कि इस सूरत की संधि से संतुष्ट थी, उसके साथ संधि करती है। और तब उसे यह आश्वासन मिलता है कि कंपनी राघोबा का समर्थन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो बम्बई सरकार थी वह राघोबा के समर्थन में ही युद्ध लड़ी थी, है ना, और मराठे हारे थे, ठीक। तो मराठे हार गए, बाकी जो क्षेत्र अंग्रेज जीते, राघोबा अपना जो भी बना उसको वो क्षेत्र दे दिया गया। लेकिन मराठे अभी भी नारायण राव को ही अपना पेशवा मानते थे। और इसलिए यहाँ पर देखिए क्या है, पूना दरबार का जिक्र आता है। तो पूना में अभी भी मराठों की सत्ता है और वह मराठे कलकत्ता सरकार के साथ संधि करते हैं। और वहाँ पर यह आश्वासन मिलता है उसको कि कंपनी राघोबा का समर्थन नहीं करेगी। सालसेट व थाने पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बना रहेगा, जो कि इनको इस संधि के माध्यम से मिला था, ठीक। और यहाँ पर देखिए, इसी बात का हमने जिक्र भी कर दिया था, यह कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार व पूना दरबार के मध्य में संधि हुई है, ठीक। यहाँ पर कौन सा मराठा, यह नाम भी स्पष्ट रूप से नहीं आता है, उतना डेप्थ में आपको पढ़ना भी नहीं है। लेकिन समझिएगा, पुरंदर की संधि अंग्रेजों व मराठों के बीच में हुई, लेकिन कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार व पूना दरबार के मध्य में हुई, ठीक। और इसके तहत ये हो गया कि भाई राघोबा जो रघुनाथ राव था, इसका समर्थन अब कंपनी नहीं करेगी। अब इस पैक्ट से फिर आप देखेंगे कि अब यह पैक्ट किसके साथ हुआ, कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार के साथ। तो अब क्या होगा, अब बम्बई की अंग्रेजी सरकार दुखी हो जाएगी कि उसके साथ हो गया, है ना। तो अब बम्बई की अंग्रेजी सरकार पुनः मराठों पर युद्ध छेड़ देगी, ठीक। एक चीज़ और समझिएगा, अंग्रेजों का एग्रीमेंट अलग अलग हो तो जरूर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कलकत्ता से एग्रीमेंट हुआ है तो बम्बई सरकार युद्ध छेड़ दी, कलकत्ता मतलब वो अंग्रेज अपने ही खिलाफ हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक। साइलेंट रहेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, तो बम्बई सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है, ठीक। वो कहते नहीं नहीं, ये सब गड़बड़ की बात है, और पुनः अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देती है। और 1779 में तलगांव का युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हो जाती है। वारेन हेस्टिंग्स है इस समय गवर्नर जनरल बम्बई प्रेसिडेंसी का, है ना। तो मराठों क्या होती है, इसमें विजय होती है और अंग्रेजों की हार हो जाती है। परिणाम स्वरूप युद्ध के यहाँ पर बड़गांव की संधि होती है, और ये बहुत ही अंग्रेजों के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इस संधि के तहत 1773 में जितने भी विजित क्षेत्र मराठों को मिले थे वह सब उसको क्या करना है, वापस करना होगा, ठीक।
हालांकि वारेन हेस्टिंग्स इसको मानने से इनकार कर देता है, मानता है नहीं संधि को, है ना। और इसी क्रम में यहाँ तक आप इसको नोट कर लें। फिर अभी हम और आगे देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद साल बाई की संधि है वो आपको पढ़ना है 1782 ईस्वी में। मतलब यहाँ पर जब वारेन हेस्टिंग्स इस बात को नहीं मानता, इस संधि को, तो फिर 1782 ईस्वी में साल बाई की संधि होती है महादाजी सिंधिया के मध्यस्थता के कारण, है ना। तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें, फिर हम और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जब संधि हो गई थी बड़गांव की संधि, जिसको कि वारेन हेस्टिंग्स से मानने से इनकार कर दिया, ठीक, और वह अपने हारने के बाद भी क्षेत्रों को मराठों को देने से अस्वीकार कर दिया, मतलब फिर एक तनाव की स्थिति बनी थी। तो इसी में महादाजी सिंधिया के नेतृत्व में या उनकी मध्यस्थता से साल बाई की संधि होती है, ठीक। साल बाई की संधि सन 1782 ईस्वी में हुई थी, यहाँ लिखा हुआ है महादाजी सिंधिया की मध्यस्थता में, ठीक। तो इस समय जो संधि होती है तो मराठे और अंग्रेजों के बीच में संधि हुई, जिसके तहत एलिफेंटा और सालसेट यह अंग्रेजों के अधीन रहने दिया जाता है, ठीक। कंपनी के ऊपर ये बोझ डाला जाता है, कंपनी जो है अब पेशवा को क्या करेगी, पेंशन देगी। क्योंकि देखिएगा ये जो संधि है इसमें मराठे विजयी हैं, मराठों की विजय हुई थी, है ना, अंग्रेजों की हार, जैसा कि अभी हमने पहले जिक्र किया था। तो कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार किया, ठीक। ये 3 प्रावधान तो इसमें थे इस संधि के तहत। चूँकि यह संधि महादाजी सिंधिया की मध्यस्थता में हुई थी, तो अब मराठों में इनका जो महत्व था वो क्या हो गया, बढ़ गया। और मराठों का मैकियावेली जिसे कहा जाता था, फड़नवीस, है ना, इस संधि के बाद फड़नवीस और महादाजी सिंधिया के बीच जो है क्या है, एक परस्पर प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है। यह आपस में ही प्रतिद्वंदी एक दूसरे के हो गए थे, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है कि 1800 ईस्वी में फड़नवीस की मृत्यु हो जाती है, और फड़नवीस की मृत्यु होने के बाद जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है यह एक स्वेच्छाचारी शासक बन जाता है, इसके ऊपर अब किसी का कोई बंधन नहीं रहता। और यहाँ से देखिए फिर परस्पर राजनीति और परस्पर जो है कूटनीति के कारण आपसी द्वंद्व शुरू हो जाता है, ठीक। पेशवा चाहता है कि मराठों में जो 2 हैं सरदार, एक होलकर और दूसरा सिंधिया, तो यह सोचता है पेशवा कि होलकर और सिंधिया को आपस में लड़ा दिया जाए और अपनी सर्वोच्चता को बनाए रखा जाए, ठीक। उधर होलकर और सिंधिया सोचते हैं कि पेशवा क्या करे, उनके अधीन कार्य करे, ठीक। और इसी में आप देखिए 1801 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है यह क्या करता है, यह होलकरों में जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देता है। जसवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देता है, ठीक। जब हत्या कर देता है तो जसवंत राव बदला लेने के लिए पेशवा के खिलाफ क्या है, अपना अभियान चलाता है। और इसमें सिंधिया जो है पेशवा की तरफ से हो जाता है। तो पेशवा और सिंधिया एक तरफ हो जाते हैं, दूसरी तरफ होलकर हैं। हदपसर के एक युद्ध में, मतलब हदपसर स्थान का नाम है, यहाँ पर इनके बीच में युद्ध होता है, और जिसमें इनकी जो है क्या है, हार होती है। पेशवा भाग करके बसीन में शरण ले लेता है, ठीक। बसीन अंग्रेजों का क्षेत्र है इस समय, यहाँ पर जाकर के वह छुप जाता है, मतलब यहाँ पर जाकर के वह शरण लेता है और अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करता है 1802 ईस्वी में। और इस संधि के तहत अब देखिए क्या क्या होगा। जो पूना दरबार था वहाँ पर अंग्रेजों को रहने का अधिकार मिल जाता है, यानी पूना में अब अंग्रेज रहेंगे। पेशवा इस बात को स्वीकार कर लेता है कि पूना में भी अब अंग्रेज रह सकते हैं। गुजरात से लेकर तुंगभद्रा नदी के बीच का जो क्षेत्र वो सब अंग्रेजों को दे दिया जाता है। सूरत नगर, जहाँ पर अंग्रेजों की फैक्ट्री तो थी ही, लेकिन पूरे सूरत नगर को ही अब क्या है, कंपनी को दे दिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये बसीन की संधि के साथ पहला संघर्ष यहाँ पर समाप्त होता है। और यह संधि पेशवा जो भाग कर जाता है बाजीराव द्वितीय, है ना, उसके और अंग्रेजों के मध्य में होता है बसीन की संधि। तो प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष को यदि आप देखें तो इसमें इतना डेप्थ में आपसे सब कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ, संधियों का क्रम, संधियों का सन और कुछ प्रमुख युद्ध जैसे अरदास का युद्ध, हदपसर का युद्ध, है ना, ये सब जो हमने चर्चा की, तालगांव का युद्ध, है ना, ये आपसे बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए एक लिस्ट में हमने सारी संधियों को क्रम वाइज लिख दिया है। पहली संधि कौन सी, सूरत की संधि। और सूरत की संधि आप जानते हैं राघोबा और बम्बई सरकार के मध्य हुई, यानी अंग्रेजों के मध्य में बम्बई सरकार के मध्य में हुई थी।
जिससे कलकत्ता, जो अंग्रेज़ों की कलकत्ता की सरकार है, वो लोग खुश नहीं थे, है ना। तो यहाँ तक आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम एक संधि एक बार पूरा आपको डिस्कस कर देते हैं, जिससे आपको तैयार हो जाएगा। तो देखिए, जो सूरत की संधि है, यह बिना युद्ध से, मतलब संघर्ष प्रारंभ होने से पहले, है ना, राघोबा और यानी रघुनाथ राव, ठीक, जो चाचा है माधव नारायण राव का, ठीक, उसके और अंग्रेज़ों के बीच में होती है, ठीक, 1775 ईस्वी में। इसके बाद इसी युद्ध के तहत पैक्ट होता है और अंग्रेज क्या करते हैं, पुनः मराठा साम्राज्य पर चढ़ाई करते हैं और उनमें जो भी अपना हार जीत होता है हो जाता है, और पूना पर लेकिन कब्जा मराठों का बरकरार रहता है, ठीक। और ये संधि जो थी अंग्रेजी तरफ से किसने की थी, बम्बई सरकार ने की थी, जिससे कलकत्ता की जो अंग्रेजी सरकार थी वह खुश नहीं थी, ठीक। पुनः दूसरी संधि होती पुरंदर की संधि सन 1776 ईस्वी में, वह मराठों और अंग्रेज़ों की जो कलकत्ता की गवर्नमेंट है, यानी कलकत्ता का जो गवर्नर उसके बीच में होती है, ठीक। और वह इसके तहत कहता है कि नहीं भाई, कंपनी जो है राघोबा का समर्थन नहीं करेगी, ठीक। और इस बात से अब बम्बई की सरकार दुखी है, पुनः ये लोग मराठों पर आक्रमण करते हैं, और मराठों पर जब दोबारा आक्रमण होता है तो इस बार मराठे विजयी हो जाते हैं, और बम्बई की जो अंग्रेजी सरकार है, यानी जो अंग्रेज़ हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिफीट कर जाते हैं, हार जाते हैं। वारेन हेस्टिंग्स इस अपमानजनक हार से बहुत दुखी होता है, और एक संधि होती है बड़गांव की संधि, लेकिन वह इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक। तो पुनः महादाजी सिंधिया के मध्यस्थता के कारण पुनः मराठों और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में संधि होती है, सालबाई की संधि, जिसमें एलिफेंटा के क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार बरकरार रखा जाता है, ठीक। सालबाई की संधि के बाद आप देखेंगे कि अभी हमने आपको जैसे चर्चा किया, फडणवीस और महादाजी सिंधिया के बीच में प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाती है कि फडणवीस, जिसे मराठों का मैकियावेली कहते हैं, यह पहले से ही मराठों में एक प्रमुख स्थान रखता है। अब चूंकि महादाजी सिंधिया की मध्यस्थता के कारण संधि हो जाती है, तो इनका प्रभुत्व थोड़ा ज़्यादा मराठों में, जो बात उनको सही नहीं लगती है, तो ये आपस में संघर्ष करते रहते हैं। 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, और फडणवीस की मृत्यु के बाद जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, वह अपने आप को थोड़ा स्वेच्छाचारी, क्योंकि फडणवीस का ही दबाव रहता था पेशवाओं पर, जब वो मर गए तो फिर ये अपने मनमाना लगता है करने। तो अब आप देखेंगे जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है, अब ये सोचता है कि जो मराठे सरदारों में होलकर और सिंधिया हैं, इनको आपस में क्या किया जाए, लड़ाया जाए और अपने आप को सर्वोच्च बनाए रखा जाए, ठीक। उधर होलकर और सिंधिया भी यही सोचते हैं कि जो पेशवा है उसको अपने पक्ष में मिलाया जाए, कि पेशवा जिधर रहेगा उधर ही पूरी मराठा शक्ति रहती है। और इसी क्रम में आप देखेंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर देता है, और जसवंतराव होलकर, मतलब यानी कि होलकर जो होते हैं, वह पेशवा के विरुद्ध अपने अभियान को अंजाम देते हैं। पेशवाओं का साथ के लिए सिंधिया आते हैं, फिर भी वो दोनों लोगों की संयुक्त सेना क्या होती है, हार जाती है। और हारने के बाद पुनः जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय भाग कर कहाँ जाता है, बसीन में शरण लेता है, और वहीं पर उसकी अंग्रेज़ों के साथ संधि होती है, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है 1802 ईस्वी में। और इस संधि के तहत आप देखेंगे प्रमुख प्रावधान, जैसे सूरत कंपनी मिल जाती है अंग्रेज़ों को, है ना, और बसीन का पूरा क्षेत्र जो है अपना। तो इस तरीके से जब ये संधि हो जाती है, तो यह कहीं ना कहीं पेशवाओं के लिए, मराठा सरदारों के लिए बहुत अपमानजनक वाली बात रहती है। मराठा सरदारों को ये बात नागवार गुजरती है, ठीक। यानी यहीं से दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का नींव पड़ जाता है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो इन संधियों का आप क्रम याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, ठीक। एक प्रमुख परीक्षा आपकी और है पेट, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना, इसकी भी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और ये सारे एग्जामों को देखते हुए, है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है इतिहास का, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष की बात करते हैं। आगे चल देखिए, बसीन की संधि के बाद जब मराठे सरदार असंतुष्ट थे, तो उन्होंने पुनः अंग्रेज़ों को चुनौती दी, और उसी क्रम में सबसे पहले देखिए सिंधियों में दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले द्वितीय ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया, ठीक। कि बसीन की संधि के तहत जो भी क्षेत्र इनको लिया गया था, इनको वापस प्राप्त करना था, लेकिन ये लोग असफल रहते हैं। अगर हम देखें तो आर्थर बेलेजली जो दक्कन के क्षेत्र में अंग्रेज़ों का नेतृत्व करते हैं, और उत्तर भारत में जनरल लेक, ठीक, इन दोनों लोगों ने आक्रामक रूप से मराठों के विरुद्ध सफल अभियान प्रारंभ किया। मराठे पराजित हुए। 23 सितंबर 1803 ईस्वी को आर्थर बेलेजली ने दक्षिण भारत में
सिंधिया और भोसले की संयुक्त सेना को हराया। उत्तर भारत में भी अगर आप देखें, जनरल लेक ने मराठों से दिल्ली और आगरा क्षेत्र को छीन लिया और उस पर अंग्रेज़ों का कब्जा स्थापित किया। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखिए, तो ये जो इनका संयुक्त मोर्चा था, किसका, सिंधिया और भोसले का, यह असफल हुआ, पराजित हुआ युद्ध में, और परिणाम स्वरूप इनको संधियाँ करनी पड़ी। सबसे पहले 1803 ईस्वी में देवगांव की संधि हुई, जो भोसले और अंग्रेज़ों के बीच में था। इसके बाद 1803 में ही सुरजी अर्जन गांव की संधि थी, जो सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में हुई, है ना। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके किसके बीच में हुई। आप सिर्फ मराठा याद करके बच नहीं सकते, है ना, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कौन निम्नलिखित में सुमेलित है, कौन नहीं है, ये दिक्कत पैदा कर देता है एग्जाम में, इसलिए इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मराठों के बीच हुई, इससे काम नहीं चलेगा। मराठों में ही भी होलकर हैं, गायकवाड़ हैं, भोसले हैं, सिंधिया हैं, तो इन सब का इतिहास में जहाँ जहाँ जिक्र है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। ठीक, गायकवाड़ों का बहुत कम उल्लेख मिलता है, लेकिन होलकर, भोसले और सिंधिया, यही तीनों प्रश्न में आए। यहाँ पर आप देखिए, देवगांव की संधि भोसले और अंग्रेज़ों के बीच में, सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ, जबकि राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी की बात है, यह होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ है। ठीक, तो इन संधियों का क्रम और संधि किसके किसके बीच में हुई, जहाँ पर जरूरी है वहीं पर, जहाँ पर ये सब मिलकर लड़ेंगे वहाँ मराठा शब्द यूज किया जाएगा, लेकिन जहाँ पर अलग अलग होंगे इस तरीके से, है ना। तो 1805 आते आते लगभग इनकी चुनौती को समाप्त कर देते हैं अंग्रेज। ठीक, और इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका संपन्न होता है। ठीक, यहाँ पर भी अंग्रेज़ों को ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन अभी भी मराठे रहेंगे दक्षिण भारत में, है ना। आगे चल करके यह पुनः चुनौती देंगे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, और उसके परिणाम स्वरूप पूर्ण रूप से मराठों का सफाया हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक आप नोट कर लें, छोटा सा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे चर्चा करते हैं। आइए तीसरे आंग्ल मराठा संघर्ष की बात करते हैं, जिसके बाद मराठों का लगभग सफाया हो जाता है। इसके देखिए, अगर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के हम कारणों की चर्चा करें तो इसमें कारणों में दो प्रमुख चीज़ें, एक तो लॉर्ड हेस्टिंग्स की दमनात्मक नीति, है ना, और दूसरा पिंडारियों का दमन। ठीक, पिंडारी कौन थे, तो पिंडारी एक तरीके से मराठों के अवैतनिक सैनिक थे। सैनिक दो प्रकार के, एक वैतनिक सैनिक और एक अवैतनिक सैनिक, जो सामान्यतः लूटपाट करते थे, है ना। सामान्यतः क्या करते थे, लूटपाट करते थे। युद्ध के समय में यह मराठों का साथ देते थे, और युद्ध में जो धन अर्जित होता था उसका एक हिस्सा इनको दे दिया जाता था। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग्स ने इन्हीं के खिलाफ, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, इसने क्या किया, इनके दमन की नीति को अपनाया। ठीक, और वह अब कुल मिलाकर के मराठों को पूर्णतः समाप्त करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए, है ना। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि यह लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, जो अन्य मराठे थे, जैसे आप देखिए 1816 ईस्वी में यह नागपुर की संधि करके भोसले को संरक्षण प्रदान करते हैं, मतलब भोसले पूरी तरह से अंग्रेज़ों के संरक्षण में चले जाते हैं। फिर ग्वालियर की संधि कर लेते हैं सिंधिया के साथ, और सिंधियों को भी अंग्रेज़ों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है। यानी अब धीरे धीरे मराठों को क्या है, कमज़ोर करने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद 1817 में ही आप देखिए यह युद्ध होगा, और इसमें पेशवा क्या होगा, अंग्रेज़ों से पराजित हो जाएगा, और परिणाम स्वरूप पूना की संधि होगी, और पूना की संधि से ही मराठों का अंत कर दिया जाता है। इस संधि के तहत पेशवा के पद को समाप्त कर दिया जाता है। जो बाजीराव द्वितीय पेशवा था, उसको पेंशनर के रूप में बिठूर, है ना, बिठूर कहाँ है, कानपुर के पास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, यहीं पर भेज दिया जाता है। यही बाजीराव द्वितीय हैं, जिनको नाना साहब के नाम से आप जानते हैं, और फिर इन्हीं का पेंशन क्या होगा, आप देखेंगे जो है डलहौजी के द्वारा बंद करा दिया जाएगा। जो 1857 क्रांति में फिरे उसके खिलाफ भाग लेंगे, है ना। तो यही है बाजीराव द्वितीय, जो पेंशनर के रूप में गए हैं, और इनकी पेंशन को बंद करा दिया जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या है, इनका साथ दिया था त्रियंबक राव ने, इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। और बनारस के नज़दीक एक जगह है चुनार, तो चुनार के किले में इनको क्या है, आजीवन कारावास के लिए कैद कर दिया जाता है। ठीक, और राजा के रूप में एक नौटंकी होती है। सतारा, जहाँ से छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य का उदय किया था, वहीं पर इसको अस्त भी कर दिया जाता है। इन्हीं के वंशज को
एक छोटे से सतारा राज्य का राजा बना करके छोड़ दिया जाता है। अंग्रेज़ों की पॉलिसी का हमेशा हिस्सा रहा है, ठीक, मतलब नाम मात्र का एक राजा बना दिया जाता है। तो इस तरीके से वारेन हेस्टिंग्स जो है पूर्ण रूप से, हाँ, एक और संधि कर लेता है, मंदसौर की संधि, जिसमें होलकर भी अंग्रेज़ों की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार से आप देखिए 3 आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ही, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के साथ ही मराठों की चुनौती को पूर्ण रूप से अंग्रेज समाप्त करके मराठा साम्राज्य पर भी अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक उत्तर भारत में एक समुदाय, सिख समुदाय है, जो अपने साम्राज्य को भी इस्टेब्लिश करते हैं और वह भी अंग्रेज़ों के समक्ष चुनौती प्रदान करते हैं। बाकी आप देखिए इन सभी शक्तियों के अभ्युदय के बारे में, उदय के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो उस वीडियो से इस वीडियो को लिंक करके आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ चीज़ों की चर्चा वहाँ पर की गई है, कुछ चीज़ों की चर्चा यहाँ पर की गई है, कुछ चीज़ें लिखकर आपको बताई जाती हैं, कुछ बातों का आप सुन करके भी नोट किया करिए, ठीक। इस तरीके से अपना एक कंप्लीट नोट्स एक बार हिस्ट्री का बना लीजिए, आपको हर एक एग्ज़ाम में आराम रहेगा। शॉर्ट में पढ़ते रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो हमेशा ऐसा लगेगा कि अच्छा ये वाला पढ़ कर गए थे, ये वाला छूट गया, ये वाला पढ़ कर गए थे, ये वाला छूट गया। इसलिए एक बार आप जो है कंप्लीट, अब कोई एक बुक में आपको नहीं बता सकता जिसमें सब कुछ दिया हो, ठीक, कई बुक को प्रीफर करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि आप यहीं से नोट्स बनाएं और उसको पढ़ कर जाएँ। एक भी क्वेश्चन आपको लेक्चर वीडियो से बाहर का नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन इस पोर्शन से आएंगे, अब तक जो आए हुए हैं, आप देखिए उस हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर सम्मिलित करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।